laws of vibration of stressed string। कल हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल लूप में वाइब्रेट कर रही है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी फाइंड होती है यहां से, कितनी थी फ्रीक्वेंसी? v बाय क्या थी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में? v बाय 12, क्योंकि एक नोड से दूसरे नोड तक की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, यहां है वो l, तो लैम्डा आपका ट्वाइस l हो गया, फ्रीक्वेंसी निकली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2l। तो इसका मतलब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड है किस पर? स्पीड ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में वेव कितनी स्पीड पर चलने वाली, इस बात पर डिपेंड है। और कितनी स्पीड पर वेव चलेगी, ये स्ट्रिंग के फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कितनी है स्पीड। पूरी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ये वेलोसिटी है स्क्वायर रूट टी बाय एम, लेकिन ये एम मास नहीं है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इसे m से रिप्रेजेंट ना करके कुछ और रिप्रेजेंटेशन ले लो। वैसे m से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, m से भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं। ये जस्ट मास नहीं है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। mi कर देता हूं मैं इसको। यहां t है कितना? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और mi है, या mu लिख देते हैं हम इसे, इट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पहले इसे ही समझ लेते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है। ये आपने एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में एक रस्सी बांध दी। इस रस्सी की लंबाई है 2.5 मीटर, ठीक है। और आपने देखा पूरी रस्सी का जो टोटल मास है, वो टोटल मास 200 ग्राम है। तो फिर इसकी एक यूनिट लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाने वाला है? मास पर यूनिट लेंथ होगा 200 ग्राम। पूरी रस्सी का मास है, और पूरी रस्सी की लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर। ग्राम पर मीटर में ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसे आपने क्या करना पड़ेगा? इसको आपने किलोग्राम पर मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 200 ग्राम है, तो किलोग्राम जब आप कन्वर्ट करेंगे 0.2 अपॉन 2.5 किलोग्राम पर मीटर, ये वैल्यू रखी जाएगी आपके इस फॉर्मूले के अंदर। 1 मीटर रस्सी की जितना भी मास है, 1 मीटर लंबी रस्सी का जो भी मास है, वो इस फॉर्मूले में यहां रखा जाएगा। उसके बाद टेंशन। टेंशन क्या है? अक्सर रस्सी को खींचा जाता है कोई वजन लटकाकर। जब रियल में ये रस्सी के अंदर आपके वाइब्रेशन कराया जाएगा, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं सोनोमीटर। कुछ भी नहीं है, सिंपली ये एक बॉक्स है लकड़ी का।
एक लकड़ी का बॉक्स है और रेक्टेंगुलर बॉक्स, किस शेप का? रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है सिंपली, और कुछ भी नहीं है, लकड़ी का बॉक्स। इसमें एक सिरे पर यहां एक हुक लगा हुआ है, फिक्स है हुक। इस हुक से आप रस्सी बांधते हैं और यहां इसके टॉप पर एक ट्रायंगुलर शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, उस पे बीच में यहां मेटल का ब्लेड लगा हुआ है, ब्रिज, इसे हम सिंपली ब्रिज बोलते हैं। और एक लकड़ी का टुकड़ा यहां रखा हुआ है और इसमें भी ऊपर नोक पर एक मेटल पीस लगा हुआ है। यहां से आप क्या करते हैं, तार या स्ट्रिंग जिसको भी आपने वाइब्रेट कराना हुक में आपने बांधा, इस ब्रिज के ऊपर से पास किया, दूसरे वाले ब्रिज के ऊपर से इसे पास किया आपने, और फिर यहां एक पुली लगी हुई है, यहां लगी हुई है एक क्या, पुली, घिरनी, और उस पुली के ऊपर से ये आपका वायर या स्ट्रिंग होते हुए यहां नीचे आ गया, और फिर यहां आप एक लोड लटका देते हैं इसके ऊपर, mg, और यही mg किसके इक्वल है, टेंशन के इक्वल है। इन दोनों ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है, यही लेंथ आपकी ली जाती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इन दोनों ब्रिजेस के बीच में जितनी भी लेंथ है स्ट्रिंग की, यही लेंथ एक्चुअली वाइब्रेट करती है। ये मूवेबल ब्रिज होते हैं, इसे आप आगे पीछे खिसका करके लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो अक्सर जो है टेंशन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। mg इज द लोड। तो फिर जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाने वाला है, आपके लिए फॉर्मूला बन जाने वाला है फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इक्वल्स 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M G डिवाइडेड बाय mu। कैपिटल M इज द लोड, अभी इसको हम मास नहीं कह रहे, लोड जो आपने रस्सी पर लटकाया है। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mu इज द मास पर यूनिट लेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी किस में आती है, हर्ट्ज में आती है। तो अब यहां से अगर आप देखें ध्यान से, तो सीधी सीधी सी बात है, पहला पैरामीटर आपके पास आया न्यू, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, इस smaller the string, larger the frequency it vibrate on। और ये आप करके देख सकते हैं, या आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, बहुत आसान है, वरना तो साउंड में आपको यही सुना देता। कहीं थी तो रबर बैंड कहीं है दिखाना, बताओ। ये बहुत तकड़ी साउंड तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास एयर ड्रम नहीं है कोई भी। लेकिन ये देखिए, मैंने कम स्ट्रेच, टेंशन का मीनिंग, अब टेंशन कम है, अब मेरी टेंशन बढ़ती चली आ रही है, स्ट्रेच ज्यादा कर रहा हूं मैं इसको। तो जब कम टेंशन है तब इसकी साउंड आपको डैम्प सुनाई देगी। नहीं, इतना सेंसिटिव नहीं है, देख। फील टू दिस की साउंड, ठीक है, ये डैम्प साउंड है। ये अभी टच नहीं कर रहा इसको। अब देखिए, मैं टेंशन इंक्रीज कर रहा हूँ, टेंशन इंक्रीज करने पर शांत रहिए, आइए बात। नहीं, आप
छोड़िए वो आप टेंशन फिक्स नहीं रह पाएंगे, टेंशन बढ़ाया। डिफरेंस है साउंड, टेंशन मैं कम कर दूं। तो लार्जर द टेंशन हायर द फ्रीक्वेंसी, और इस फैक्टर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं म्यूजिशियंस। कुछ गाने आपके लो पिच पर होते हैं, स्पेशली सैड सॉन्ग्स, और जो जॉली सॉन्ग्स होते हैं वो हाई पिच पर होते हैं। तो जब हाई पिच की फ्रीक्वेंसी चाहिए तब इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रिंग टाइट कर दी जाती है, चाहे वो गिटार है या सितार है या इवन तबला। तबले में भी कभी आप देखें ध्यान से, कभी आपने लाइव ऑर्केस्ट्रा कभी देखा हो तो एक गाने से दूसरा गाना पलटने पर, गाना बदलने से पहले वो सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रीअलाइन करते हैं। वो तबले वाला बार बार बजाएगा, वो थोड़ी सी खुंटियां टाइट करेगा, फिर बजाएगा, फिर करेगा। तो जब नोट चेंज करना होता है तब इस टेंशन को चेंज किया जाता है ताकि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आए, जो फ्रीक्वेंसी पर म्यूजिक बनाना है। नेक्स्ट फैक्टर है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी पतली स्ट्रिंग होगी, हल्की और पतली स्ट्रिंग होगी, वो उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे। कभी आप अगर चांस पड़े या किसी ने देखा भी हो, अगर आप गिटार को नजदीक से देखें तो गिटार में जो 5, 6, 7, 8 वायर लगे होते हैं, उनमें सबसे ऊपर का पहला वायर बिल्कुल पतला सा तार है, उसके बाद का दूसरा वायर थोड़ा और थिक है, मोटा तार है, तीसरा तार और थोड़ा मोटा होता है, और चौथे पांचवें तार तो मोटाई बढ़ाने के लिए एक्चुअली वो पतली सी स्प्रिंग होती है, बिल्कुल पतली सी स्प्रिंग होती है, क्योंकि उसका डायमीटर हमें बढ़ाना है, मोटाई बढ़ानी। तो बहुत मोटा तार ना लेकर के स्प्रिंग बना ली तो वो इफेक्टिवली उसका डायमीटर बढ़ जाता है। और उस गिटार में अलग अलग वायर को प्लग करने पर अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। जो सबसे नीचे वाला जो स्प्रिंग की फॉर्म में, उसे जब आप प्लग करते हैं तो डैम्प साउंड होती है, भारी साउंड और आवाज निकलती है। और जो सबसे ऊपर वाला जिसमें सबसे पतला तार बंधा हुआ है, उसकी साउंड बिल्कुल श्रिल होती है, पतली साउंड निकलती है। ठीक है। इन जनरल frequency of fundamental mode of vibration of a stress string equals 1 by 12 square root of tension divided by mass per unit length। टेंशन तो किसी भी तरह से आप क्रिएट कर ले, मास लटका करके, वेट लटका कर, लोड लटका कर ये क्रिएट किया आपने तो mg आ जाएगा, वरना तो किसी और तरीके से आप टेंशन क्रिएट करें। ये मास पर यूनिट लेंथ में से ही दो लॉ यहां से और निकल सकते हैं, डायमीटर का लॉ और डेंसिटी का लॉ। मास पर यूनिट लेंथ क्या है? मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। मास ऑफ वायर कितना होगा बोलिए? वॉल्यूम ऑफ वायर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। वॉल्यूम, क्योंकि सारे के सारे वायर्स सिलिंड्रिकल शेप में है, सारे ही वायर सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये हर वायर सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है। तो फिर वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ वायर वॉट एवर बी द लेंथ इंटू डेंसिटी रो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। तो यहां से लेंथ ऑफ वायर कैंसिल हो गया, और फिर मैंने इसको रेडियस को कन्वर्ट कर लिया डायमीटर में। रेडियस को कन्वर्ट कर लिया किसमें?
डी स्क्वायर बाय 4, लेंथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ये बचा, मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं अपनी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में, तो न्यू इक्वल्स 1/12 स्क्वायर रूट टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को लिखा पाई डी स्क्वायर रो बाय 4, ठीक है। ये 4 ऊपर चला गया, रूट के बाहर निकाल लिया, 2 हो गया, तो 1/L स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन पाई डी स्क्वायर रो। यहां से क्या निकल कर आया, सॉरी इस डी स्क्वायर को भी बाहर निकल ले लेते हैं हम, तो डी आ जाएगा। तो एक लॉ और बन गया आपका, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। जितना पतला तार होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। पतले तार होने का मतलब उसका मास पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। फिर एक और लॉ यहां से निकल कर आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यानी वायर अगर आपने बना लिया हल्के मटेरियल का, एल्युमिनियम हल्का मटेरियल है, एल्युमिनियम की डेंसिटी कम होती है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। कॉपर, कॉपर का तो बलता ही नहीं, खैर टेंशन झेल नहीं पाता कॉपर। आपने स्टील का बना लिया, स्टील की डेंसिटी एल्युमिनियम से ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा, कम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। हालांकि इन वायर्स को, इंस्ट्रूमेंट्स के वायर्स को बनाने के लिए प्योर मेटल कोई भी यूज नहीं किया जाता, ना कॉपर, ना एल्युमिनियम, ना आयरन। उनके लिए एक स्पेशल एलॉय यूज किए जाते हैं जो काफी तगड़ी टेंशन भी झेल सके और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सके। तो दो लॉ और हो गए यहां से। पहला लॉ, एक और लॉ क्या बना, लॉ ऑफ डेंसिटी, डायमीटर, स्मॉलर द डायमीटर लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी।